So welcome class, welcome to the Unified Academy channel. This is the fifth lecture video, and in this video we will discuss common base. Okay, बहुत मस्ट अवेटेड टॉपिक हो रहा था. अब ये कॉमन बेस यानी बेस इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी बेस इज कॉमन टू बोथ. ये एनपीएन और पीएनपी में हम दो फिगर बना लिए. इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो बेस है ये दोनों यहाँ पे भी बेस कॉमन है. बेस जो है वो कॉमन है यहाँ पे भी, दोनों में एनपीएन और पीएनपी में ये बेस कॉमन है. ये कॉमन बेस का डायग्राम हो गया. ठीक है, इसको रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड बायस. अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पे इमीटर ईबी जंक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बायस किए हैं और हमको पता है इमीटर का डोपिंग भी बहुत हाई होता है. तो यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन पूछा जाए और कलेक्टर बेस जंक्शन ये रिवर्स बायस किए हैं और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन पूछा जाए तो यहाँ पे ये मॉडरेटली डोप्ड है, ये हाईली डोप्ड है. तो यहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन होगा और यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन होगा. ये पीएसयूज में पूछा जाता है कभी कभी कि सीबी ईबी जंक्शन में कौन होगा, सीबी जंक्शन में कौन होगा. जस्ट पीएसयू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम डिस्कस करती है. चलिए नेक्स्ट. अगर ये हमको पूरा फोटो याद नहीं रहा, बना नहीं पाए एग्जाम में सेमेस्टर में, फिर भी बनाना है, जस्ट ये फोटो आराम से बना दीजिए. ये एक बना के इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, इस पे भी पूरा मार्क्स मिल जाएगा. ये बेस कॉमन हो गया ये दोनों के लिए और ये कॉमन बेस का डायग्राम हो गया. ठीक है, अब ये कॉमन बेस जो है यहाँ पे अगर आउटपुट दो एक आपको बता देते हैं. गेन अगर पूछा जाए गेन, तो गेन में हमेशा आउटपुट बाई इनपुट लेते हैं गेन. और ये अगर वोल्टेज गेन है तो आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज, और करंट गेन है तो आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट. ठीक है, गेन हुआ जिसका गेन हुआ, या पावर गेन हुआ तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर. और अगर ट्रांसफर फंक्शन पूछा जाए, ट्रांसफर फंक्शन, तो ये भी हो जाता है. ये ट्रांसफर फंक्शन आपका ये कंट्रोल सिस्टम वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता है, सिग्नल सिस्टम में. तो वहां होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. तो ये दोनों में फर्क यही है गेन और ट्रांसफर फंक्शन में कि इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म नहीं होता है. तो चलिए ये यहाँ पे हम जब गेन देखते हैं तो ये गेन, तो यहाँ पे जो गेन होगा करंट का, गेन ऑफ करंट, तो करंट यहाँ आउटपुट करंट कौन सा है, कलेक्टर, और यहाँ इमीटर, ये IC बाय IE, इनपुट हो गया IE. ये हमको पता है ये क्या होता है, अल्फा होता है. तो ये अल्फा का क्या नाम है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या करंट कॉमन बेस करंट गेन. कॉमन बेस करंट गेन हम बताए थे ना. ये वाला चीज नेक्स्ट पिछला लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस भी किए थे कि अल्फा जो है कॉमन बेस के लिए आता है. क्योंकि यहाँ पे करंट गेन हम देखें तो IC बाई IE आया, ये अल्फा है. ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन जो है IB बराबर हम बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा IE, ये हम लोग लिख सकते हैं. ये कैसे आया, जस्ट कुछ नहीं है, हमको पता है कि IE बराबर क्या होता है IB प्लस IC. यहाँ IC को हटा दिए, IC को हटा दिया अल्फा IE से. अब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, आराम से आ जाएगा. ये छोटा छोटा बात है. अब हम लोग मेनली जो हम लोग कॉमन बेस में क्या देखेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, इसका इनपुट क्या क्या है, करंट, और इसका वोल्टेज क्या है, इमीटर बेस यानी VEB, इमीटर बेस वोल्टेज. और यहाँ पे आउटपुट में क्या देखेंगे, VCB देखेंगे. तो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम खींचते हैं. जब इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं. ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया. ये VCB बराबर 0 वोल्ट, VCB बराबर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी लेते चले जाइए. ठीक है, अब जो है ये क्या है, IE
और ये क्या है, VBE। अब ये वोल्टेज में है, ये मिलीवोल्ट में है। अब देखिए, अब ये जो है, जब VCB बराबर 0 रहेगा, VCB बराबर 0, तो ये जस्ट एक डायोड का ही तो फॉलो कर रहा है ना। डायोड में जो हम लोग पढ़े थे ना, फॉरवर्ड बायस में, यही डायोड का फॉलो करता है, तो इट एक्ट्स एज ए डायोड। तो यहाँ पे जो है हम लोग जस्ट ये डेल्टा VBE आ गया चेंज, और यहाँ पे ये डेल्टा I चेंज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये एक आइडियल डायोड, यहाँ पे ये आइडियल डायोड की तरह काम कर रहा है। इसको हम लोग पीस वाइज भी ऐसे जो पढ़ते थे, ऐसे वाला में पढ़ेंगे तो ये 0.7 पे ये पीस वाइज हो जाएगा, या इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी ले लेंगे। वेरिएशन बहुत छोटा है, इसलिए इसको वेरिएशन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। 0.7 यानी कि VBE का वैल्यू जो है, VBE का वैल्यू जो है 0.7 वोल्ट ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ते हैं। अगर ये नहीं दिया हुआ है वैल्यू तो 0.7 ही पकड़ेंगे, ये पीस वाइज से आया है, और दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 0.7 हमेशा VBE का वैल्यू, ठीक है, ये हम समझ गए। अब जो है हम लोग देखते हैं स्लोप बराबर क्या होता है, स्लोप y/x, ये हमको पता है, स्लोप बराबर y/x। y क्या है, डेल्टा I, और x क्या है, डेल्टा VB। I/V यानी कि 1/R इनपुट साइड का हो गया, यानी कि Ri जो है, Ri जो को हम लिख सकते हैं 1/स्लोप, यानी कि 1/स्लोप ही रेसिस्टेंस देगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा VBE बाई डेल्टा IE। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि IE जो है बहुत ज्यादा है कॉरस्पॉन्डिंग छोटा सा VBE के लिए, यानी ये बहुत ज्यादा है थोड़ा सा ये वेरिएशन में, ये ज्यादा है तो ये कम है, तो यानी कि इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कम होगा। इस फोटो को अगर याद रखिएगा तो याद रहेगा कि इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कम होगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं आउटपुट, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इसका ड्रॉ कर दिया हम लोग, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, तो देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। हमको पता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच देखेंगे, IC/VCB, और यहाँ पे हम लोग करंट को वेरी कराते हैं, करंट कंट्रोल्ड है तो IE, इसलिए करंट को कराएंगे कि यहाँ पे वोल्टेज VBE पे तो डिपेंड ही नहीं है। अब देखिए करंट को ही वेरी कराते हैं, करंट कंट्रोल्ड है ये, तो हमको पता है कि IC बराबर जो है अल्फा IE प्लस ICBO है, की है तो ई नहीं होगा, ठीक है, ICBO। तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें IC डिपेंड ऑन IE, IC डिपेंड ऑन ICBO, बट इट नेवर डिपेंड्स ऑन VCB। तो इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि IC इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCB। इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है, तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम सीधा। इसको बढ़ाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम सीधा आना चाहिए ग्राफ IC/VCB का। इसको देख के ऐसा लगता है हमको, तो यही तो हमको ट्रांजिस्टर एक्शन भी था। IE हम वेरी करा रहे हैं, ये 0 मिलीवोल्ट, IE, IE1, IE2, IE3, IE4 ऐसे करके, तो यही तो हम चाह रहे थे IE5 कि IE जो है एकदम सीधा और ये IC दोनों बराबर हो जाए। ट्रांजिस्टर एक्शन मैं बताया था ना कि हम चाहते हैं कि IE और IC दोनों बराबर हो जाए, यानी अल्फा जो है वो 1 हो जाए, ये ट्रांजिस्टर एक्शन था। तो इसमें इस तरह से हम लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट है अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट सेमेस्टर एग्जाम में पूछ देता है, व्हाट इज अर्ली इफेक्ट।
अर्ली इफेक्ट का दूसरा नाम है बेस बिट्स मॉड्यूलेशन। हम लोग देखेंगे कि ये जो लाइन है एकदम सीधा नहीं होगा, हल्का सा ऊपर की ओर रहेगा। कैसे? अर्ली इफेक्ट में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अर्ली इफेक्ट या बेस बिट्स मॉड्यूलेशन, इसका दूसरा नाम है बेस बिट्स मॉड्यूलेशन। अब हम लोग जो है ये जो है एमीटर बेस कलेक्टर, अब हम लोग को पता है ये दोनों को जब हम लोग रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स बायस, तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा डिप्लीशन रीजन में चला जाता है, यानी कि इसका जो वेट, इसका जो विड्थ था, बाद में इसका इफेक्टिव विड्थ कम गया, यानी अब इतना ही विड्थ बचा, बाकी इसमें कहाँ चला गया? डिप्लीशन विड्थ में चला, डिप्लीशन लेयर में चला गया, यानी कि बेस का विड्थ घट गया ड्यू टू। तो यहां से क्या होगा? अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें गया और चूंकि इसका ये विड्थ कम हो गया है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा? एन साइड में डोनर और पी साइड में एक्सेप्टर। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को और तेजी से ये जो फोर्स प्रोवाइड करके ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर में पहुंचा देगा। तो ये हम लोग का इसीलिए डिजायरेबल है, इसीलिए इसको हम लोग रिवर्स बायस करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हो गया। अब हम लोग का इफेक्टिव विड्थ जो बेस का था वो घट गया है, ठीक है। तो इफेक्टिव विड्थ घट गया तो ड्यू टू डिप्लीशन लेयर, ड्यू टू डिप्लीशन के कारण क्या हो गया? WB डैश जो इफेक्टिव है ये मेरा WB से कम हो गया, इफेक्टिव है ये जो छोटा हो गया। तो ये रिवर्स क्यों? एज रिवर्स बायस अक्रॉस CB जंक्शन, एज रिवर्स बायस अक्रॉस कलेक्टर और बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन पे रिवर्स बायस है। तो जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस VCB जब बढ़ाएंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन का जब हम लोग VCB बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? और ये बेस, ये जो विड्थ है और बढ़ते चला जाएगा, यानी कि WB डैश जो है और घटते चला जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस विड्थ रिड्यूसेस, बेस का जो विड्थ है और घटते चला जाएगा जैसे जैसे इसको हम बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे ही ये घटेगा तो हम लोग को एक एक्सप्रेशन आता है डिफ्यूजन करंट का। जैसे कि हमको ये पता है डिफ्यूजन करंट क्या होता है? करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण जो करंट होता है। जिस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है, उसी तरीके से कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पे हम लोग एक एक्सप्रेशन देखते हैं कि जे डिफ्यूजन इक्वल टू ई dN by dx। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफेक्टिव बेस विड्थ ये घटते जा रहा है, ये घटते जा रहा है, तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा, तो जब ये बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग ये बढ़ेगा, यानी कि dN by dx जो है, dN by dx कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि ये घट रहा है, यानी कि बेस विड्थ घट रहा है, बेस विड्थ घट रहा है, तो ये dN by dx क्या होगा? बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग जे डिफ्यूजन बढ़ेगा, जे डिफ्यूजन बढ़ेगा तो एमीटर करंट बढ़ेगा, तो मेरा एमीटर करंट बढ़ गया। तो हम यहां से जो इस एक एक्सप्रेशन जो हम लोग जानते हैं IC बराबर अल्फा IE प्लस ICBO, यहाँ एमीटर है तो यहाँ एमीटर नहीं होगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या देखें कि VCB जब बढ़ाएंगे तो बेस विड्थ घटेगा, बेस विड्थ घटेगा, तो जब बेस विड्थ घटेगा तो IE बढ़ेगा,
आई बढ़ेगा तो मेरा कॉरस्पॉन्डिंग आईसी बढ़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या देखे कि आईसी बढ़ रहा है VCB से, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अर्ली इफेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो ये अर्ली इफेक्ट में यही हुआ। अब यहां से एक चीज और है कि जब ये विड्थ घटते जा रहा है तो चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जो रिकॉम्बिनेशन का चांस है वो और कम होते जा रहा है। ट्रांजिट टाइम जो यहां से यहां आने में जो लगता था और घटते जा रहा है, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन का चांस घट रहा है। तो जब रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा तो आईबी क्या होगा, आईबी भी घटेगा। तो जब आईबी घट रहा है, रिकॉम्बिनेशन करंट घट रहा है, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो रहा है, और बीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, आईसी बाई आईबी। तो जब आईबी घट रहा है तो बीटा बढ़ेगा, तो ये बीटा बढ़ेगा, तो ये जो बीटा है वो लार्ज वैल्यू में बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम इतना चीज बोले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा अर्ली इफेक्ट हो रहा है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो बीटा का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा हम लोग देख लिए, अर्ली इफेक्ट हो रहा है, ट्रांजिट टाइम क्या होगा, घटेगा। यहां से यहां जो टाइम लगता था उसको, उसी तरीके से आपसे पूछ देगा कि रिकॉम्बिनेशन करंट का क्या होगा, तो रिकॉम्बिनेशन करंट घटेगा, आईबी घटेगा। यहां से ये पूछ देगा कि बेस विड्थ मॉड्यूलेशन में जे डिफ्यूजन क्या होगा, तो बढ़ेगा। ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है। ठीक है, तो अब जो है फिर से हम ग्राफ बनाते हैं, फिर से ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ था अब एकदम सीधा न रह के, ये जो ग्राफ था और एकदम सीधा न रह के हल्का सा, इतना भी नहीं, हल्का सा, लेकिन ऐसे होगा। ये एक जगह ला के मिला दीजिए VCB में, ये एक जगह आके VCB में मिल जाएगा, इसको VA कहते हैं, ये VCB और ये IC। तो ये जो मिल जाएगा इसी को कहते हैं अर्ली वोल्टेज, इसको कहते हैं अर्ली वोल्टेज। ये जो आके मिल गया। अब यहां से जो है अब हम लोग ठीक से ग्राफ बना देते हैं। ये अर्ली वोल्टेज इसको कहते हैं, अर्ली वोल्टेज इसी को कहते हैं, अर्ली वोल्टेज VA। अब हम लोग इसका सही से ग्राफ बनाते हैं। इसमें क्या होगा, ये हल्का सा स्लाइटली निगेटिव होगा, I 0 मिली वोल्ट, एकदम जीरो लिया, फिर बढ़ा के हल्का सा, एकदम हल्का सा आपको इसको ऊपर की ओर दिखाना है, हल्का सा, ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, हल्का हल्का ऊपर की ओर। अब देखिए ये जो है ये स्लाइटली निगेटिव जो आया, ये किसके कारण आया, अर्ली इफेक्ट के कारण ये आया, ये निगेटिव, ये पूछेगा ग्राफ में। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आया इसको कहते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और हम लोग जितना पढ़ते जाएंगे कंसेप्ट और क्लियर होते जाएगा। सैचुरेशन रीजन IE 0 है तो इस रीजन को कहेंगे कट ऑफ रीजन, और ये पूरा रीजन हो जाएगा एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। अभी लोड करेंट, ये सब क्वेश्चन पॉइंट ये सब देखेंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा हम लोग का। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि डिफरेंट IE2 पे, IE3 पे, ये हम लोग का ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बन गया, हम लोग का ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया। अब जो है हम लोग एक चीज और, अब तो हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस करने के कारण हमारा जो डिप्लीशन लेयर है वो बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिप्लीशन लेयर इतना बढ़ जाए कि पूरा का पूरा ये बेस को ही ढक दे, पूरा का पूरा बेस विड्थ को ही 0 कर दे। उस कंडीशन पे जब आते हैं उसका एक दूसरा नाम है, उसका नाम है पंच थ्रू या रीच थ्रू, पंच थ्रू या रीच थ्रू, यानी कि ये बेस को ही एकदम खत्म कर दे। तो यानी कि द प्रोसेस वेयर द इफेक्टिव बेस विड्थ ऑफ ट्रांजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू 0 बाय अप्लाइंग लार्जर VCB, यानी बाय अप्लाइंग लार्जर कलेक्टर बेस। यहाँ पे वोल्टेज इस जंक्शन पे, द जंक्शन वोल्टेज
इस जंक्शन वोल्टेज को बढ़ाने से इस कॉल्ड पंच थ्रू या रीच थ्रू, ठीक है। यानी कि अगर बेस विड्थ जो है, बेस विड्थ डिप्लीटेड टू जीरो, इस कंडीशन को कहते हैं पंच थ्रू या रीच थ्रू। ये भी आता है एग्जाम, अगर सेमेस्टर एग्जाम में अर्ली इफेक्ट पूछेगा तो साथ साथ पंच थ्रू भी पूछ देगा, दोनों मिला के ही आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन का हम ये जो है अनडिजायरेबल है। मेरा अर्ली इफेक्ट तो डिजायरेबल था कि मेरा आईसी बढ़ रहा था, बट यहाँ पे ये जो पंच थ्रू और रीच थ्रू है ये अनडिजायरेबल है। इसके कारण क्या होगा, ट्रांजिस्टर डैमेज हो जाएगा और इसमें पावर जो है डेसिपेट जो करेगा, पावर डेसिपेशन ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ट्रांजिस्टर डैमेज कर जाएगा, ट्रांजिस्टर को ये डैमेज कर देगा। यानी पंच थ्रू रीच थ्रू हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग जो है एक बार ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, आउटपुट वर्सेज इनपुट। इस कैरेक्टरिस्टिक जहां आउटपुट वर्सेज इनपुट देखते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये हम लोग सेट में भी पढ़ेंगे। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक एक हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ नॉलेज के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ये एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे हमको एक्सप्रेशन पता है, IC बराबर अल्फा आई प्लस IC BO। अब यहां से हमको पता है Y इक्वल टू MX प्लस C। तो यहां से ये हमको पता चल जाएगा, ये जो है ये C है, तो ये हो गया IC BO। इसका स्लोप जो है, स्लोप हो जाएगा अल्फा, ये X है यानी IE और ये है IC, ठीक है। अब ये यहां से हम लोग निकालेंगे ट्रांस कंडक्टेंस, यहां से नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये जस्ट हो गया IC बाई I। अब एक दूसरा टॉपिक है ट्रांस कंडक्टेंस, ये हो गया, इतना ही खत्म। अब हम लोग दूसरा एक टॉपिक है ट्रांस कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस तो हम लोग देखेंगे। कंडक्टेंस क्या होता है, 1 बाय रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, 1 बाय रेसिस्टेंस को ही कंडक्टेंस कहते हैं। अब जो है ट्रांस कंडक्टेंस, यानी कि ट्रांसफर हो गया इसमें, तो जब ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, V बाई आई को कहते हैं R। तो कंडक्टेंस में क्या होगा, I बाई V, तो ये होगा आउटपुट करंट बाई इनपुट वोल्टेज। कंडक्टेंस करंट बाई वोल्टेज कंडक्टेंस, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो गया यानी आउटपुट बाई इनपुट, बताए थे ट्रांसफर। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है GM इज इक्वल टू डेल्टा IC आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, डेल्टा VBE। ये हमारा ट्रांस कंडक्टेंस आ गया। और सबसे स्टार्टिंग IC जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू IE हम मान लेते हैं, IC जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू IE है, मतलब ऑलमोस्ट 98-99% तो रहता ही है। डेल्टा IE वर्सेस डेल्टा VBE। अब ये स्टार्टिंग लेक्चर में ही पढ़ाए थे, ये क्या था, IE बाई VBE इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से निकाले थे, ये इनपुट रेसिस्टेंस है, ये इक्वल टू हो गया 1 बाई RI। यानी कि मेरा ट्रांस कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनपुट रेसिस्टेंस हो गया, इनपुट रेसिस्टेंस हो गया ट्रांस कंडक्टेंस। अगर हमसे सवाल में पूछा जाएगा कि ट्रांस कंडक्टेंस निकालिए, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इनपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे और वही मेरा ट्रांस कंडक्टेंस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल बहुत आता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा सा चीज बच गया है, इसका एप्लीकेशन और इसका कैरेक्टरिस्टिक। ये करके फिर हम लोग कॉमन कलेक्टर में देखेंगे, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे बायसिंग की तरफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग, फिर उसमें स्टेबिलिटी कैसे गेन करते हैं, फिर क्वेश्चन पॉइंट, लोड लाइन, ये सब देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।